देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे औद्योगिक रूप से समृद्ध जमशेदपुर शहर की, जहां आतंकी हमले की आशंका को लेकर इंटरपोल की एक खुफिया रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसएसपी समेत सभी पुलिस अधिकारी अलर्ट मोड में हैं। आईबी और इंटेलिजेंस विभाग को भी लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमशेदपुर में बड़ी संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जिनका सीधा या परोक्ष संबंध पाकिस्तान से है। बताया गया कि इनमें से कई लोग पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। इस गंभीर इनपुट के बाद राज्य सरकार स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक की तैयारी की जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार आजाद नगर के जाकिर नगर रोड नंबर 14 निवासी सैयद मोहम्मद अर्शियान इस नेटवर्क को लीड कर रहा है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद से अर्शियान पिछले 7-8 साल से फरार है। एनआईए और एटीएस की टीम कई बार उसकी तलाश में जमशेदपुर भी आ चुकी है। जमशेदपुर पुलिस को सतर्क और अपना खुफिया तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कोई भी आतंकी शहर में किसी प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम ना दे सके। राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और उपद्रव फैलाकर जो देश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों वाले शहर हैं, वहाँ ये अपना धाक जमाना चाहते हैं और भारत के विरोध में गतिविधियाँ चलाते हैं। उन लोगों को ये सहयोग करते हैं, उनको जगह देते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का प्रशासन इसको उतनी ही गंभीरता से लेगा। कटकी जो पकड़ा है तिहाड़ जेल, कई आतंकी, अभी आजाद नगर की तरफ भी आतंकी का एक SIS ग्रुप से जुड़ने का समाचार आया था। इसलिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल के समय में जमशेदपुर पुलिस को काफ़ी सक्रियता बढ़ानी होगी और अपनी मुखबिरी तंत्र को बढ़ाना होगा और जमशेदपुर को बचाना होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी, कई बड़े बड़े कंपनी घराने यहाँ पर है। रेलवे स्टेशन हमारा सबसे जमशेदपुर में सक्रिय रहा। ये सब जगह आतंकी के छाए में, आतंकी के घेरे में, इसलिए चाहेंगे जिला प्रशासन को यहाँ पूरी तरीके से। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में इन दिनों आतंकी साया मंडराने लगा है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के माने तो जमशेदपुर शहर में लगभग 12 से अधिक स्लीपर सेल सक्रिय हो चुके हैं, जो शहर के VIP इलाकों को जैसे रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े कंपनियों को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जमशेदपुर के जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जमशेदपुर में कई बार ऐसे आतंकियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर खतरे की घंटी मंडराने लगी है। हालांकि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक कर इस पूरे मामले का क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर अभी इस पूरे मामले में जिला पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। मगर सूत्रों के मुताबिक जिस तरह ये रिपोर्ट सामने आई है, वो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर के लिए एक खतरे की घंटी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर चाईबासा से है, जहां नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कराईकेला थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। नकटी गांव में संजय नदी के तट और हुंडा गदा गांव के पास संचालित 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। करीब 2000 किलो जावा महुआ को मौके पर नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही 80 लीटर अवैध देसी शराब भी नष्ट किया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बस माते जमशेदपुर के गालूडीह में 12 जनवरी 2026 को फायरिंग और चाकूबाजी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गालूडीह थाना क्षेत्र में खड़िया कॉलोनी की एक दुकान में तारापद महतो को गोली और चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। पुलिस की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने छापेमारी और तकनीकी जांच के बाद 4 फरवरी को एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान निवास कुमार दुबे उर्फ छोटू दुबे के रूप में हुई, जो पूर्वी सिंहभूम जिले का निवासी बताया गया है। उसके पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बरामद हथियार को जब्त कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। घटना में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत तारापद महतो की हत्या कर दी गई थी। वो अपने CSC दुकान में थे। उसी समय हमलावरों ने आकर के चाकू से और
पर उसके पश्चात गोली मार के उनकी हत्या की थी। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जो लोग उस कांड में संलिप्त थे कुछ लोगों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया था, परंतु उसमें से एक मुख्य अभियुक्त जिसके पास की हथियार भी था और जो बाइक में लोगों ने जो घटना के समय उन्होंने बाइक इस्तेमाल की वो भी उसी के द्वारा छुपा के रखी गई थी, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और अभी इसमें एक व्यक्ति और वांछित है इस घटना में, जो कि इनके द्वारा बताया गया, और अभी हम लोग उसके पीछे अब उसकी अरेस्टिंग का प्रयास करें। धनबाद आईआईटी आईएसएम का कैंपस अंतरिक्ष विज्ञान की रोमांचक दुनिया से सराबोर है। इसरो की विशेष जन जागरूकता पहल स्पेस ऑन व्हील्स मोबाइल प्रदर्शनी बस कैंपस में पहुंच चुकी है। इस अत्याधुनिक बस में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े कई महत्वपूर्ण और रोचक मॉडल, उपकरण और जानकारियां प्रदर्शित की गई। इसरो की स्पेस ऑन व्हील्स पहल का मुख्य उद्देश्य देश के युवा और विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक करना, उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करना और भविष्य में स्पेस रिसर्च के लिए प्रेरित करना है। आईएसएम परिसर में उत्सव जैसा माहौल है और छात्र इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं। हमारा जो इसरो है स्पेस के लिए जो रिसर्च करते हैं वो सबका छोटा छोटा मॉडल इसके अंदर है, एंड ये देख के लोगों को एक ओवरऑल आइडिया होगा कि स्पेस ज्ञान कैसे बढ़ा है और स्पेस में कैसे इंडिया का तरक्की है कि 1947 के बाद से जितने सारे स्पेस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए हैं तो सारे के मॉडल इस बस में लगे हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी है। और अभी तक चंद्रयान वगैरह का जितना सब जो मिशन गया है सबके उसमें मॉडल लगे हुए हैं। उस बस में एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। ये बस आज से लेकर 8 तारीख तक हमारे कैंपस में रहेगी और कैंपस में भी जितने बच्चे हैं उनको सारे के सारे जो मिशन इसरो और मिशन सैटेलाइट, मिशन स्पेस, इस पर उन्होंने बताने वाले हैं और प्रैक्टिकली दिखाने वाले भी हैं। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच पूरी की गई। मेयर पद के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेयर के लिए मैदान में 5 महिला उम्मीदवार भी है। वार्ड पार्षद के लिए 390 उम्मीदवार हैं। वार्ड पार्षद के लिए 242 महिला उम्मीदवार हैं। बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए 7 उम्मीदवार। बुंडू में अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार नहीं है। बुंडू में वार्ड सदस्य के लिए 50 उम्मीदवार हैं और बुंडू में वार्ड सदस्य के लिए 27 महिला उम्मीदवार हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 48 नगर निगम में हुए कुल नामांकन की बात करें तो कुल 6,979 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिनमें 3,462 महिलाएं हैं। इस तरह नामांकन दाखिल करने वालों में लगभग आधी महिलाएं हैं। कुल नामांकन में 674 प्रत्याशियों ने मेयर और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि बाकी 6,305 नामांकन वार्ड पार्षद के लिए हुए हैं। इसी तरह वार्ड पार्षद के लिए कुल 6,305 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें 3,179 नामांकन महिलाओं ने दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 6 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 7 फरवरी को अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। अच्छा रहा, उत्साहवर्धक रहा। राज्य में कुल 48 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष के लिए कुल 674 व्यक्तियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया, जिसमें से 283 महिलाएं थी। और उसी तरह वार्ड पार्षद के लिए कुल 6,305 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें से 3,179 महिलाएं थी। नगर निकाय चुनाव के तहत रामगढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। कुल 10 उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था और अब 9 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में डटे हैं। वार्ड पार्षद के लिए 228 उम्मीदवार का नामांकन वैध पाया गया। 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जिसके बाद 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पत्र स्वीकृत किया गया है। 9 नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और अभ्यर्थी 9 रह गए हैं। कब तक नाम वापसी है? नाम वापसी की तिथि है 6/2/2026 तक। वार्ड सदस्य के लिए कुल 231 लोगों के द्वारा नॉमिनेशन किया गया था, जिसमें से 3 लोगों का आज रद्द किया गया है। 228 अब बच गए हैं मैदान पे।
बाबा नगरी देवघर में शिवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को शिव बारात के दिन पौराणिक परंपरा के अनुसार शिव विवाह कराया जाता है, जिसमें सबसे अनूठी परंपरा सिंदूर दान की होती है। इसके अलावा देवघर में शिव बारात में बड़ी भव्य झांकी निकाली जाती है। झांकियों को बनाने में शिवरात्रि से 1 महीने पहले ही लोग जुड़ जाते हैं और इस बार झांकियों में मुख्य आकर्षण साइबर दैत्य का है। इसे लेकर एक बड़ी भव्य झांकी भी निकाली जा रही है। मैं महिला क्रिकेट टीम चैंपियन हुई थी, तो उसकी भी झांकी निकाला जाए, तो उसकी भी हम लोग निकाल दें। उसका स्लोगन होगा बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी खिलाओ। बेटियों को भी खेल के मैदान में आगे लाना है। ज्वलंत झारखंड में जो है ये समस्या साइबर क्राइम है, तो इसके ऊपर एक झांकी पड़ रही है। एक भयानक सा साइबर जो अपराधी है उसको राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और वो बैठा रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिवरात्रि बेहद ही खास हो जाता है। शिवरात्रि के दिन कई पौराणिक परंपराओं का भी निर्वहन किया जाता है। साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ की भव्य शिव बारात निकाली जाती है। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए यह बारात बाबा बैद्यनाथ मंदिर में समाप्त होती है। इस वक्त हम मौजूद है देवघर में और आप देख सकते हैं कि शिव बारात को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। काफ़ी मुख्य आकर्षक भी बनाए जाते हैं। इसमें भूत पिचास, साधु संत, देवी देवता सभी इस झांकी में रहते हैं। ये आकर्षण जो है वो साइबर क्रिमिनल पे बनाया जा रहा है कि किस तरह से साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसमें जो है ये जो भूत प्रेत का जिस तरह का होता है वैसा ही इसमें दिखाया गया कि एक दैत्य होता है साइबर क्राइम, और इसमें जो है लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जैसा कि इस संथाल परगना का क्षेत्र जो है वो साइबर क्राइम के लिए अब गढ़ माना जा रहा है, तो उसका भी एक संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को ना करें। ये इसमें दैत्य का ही रूप का देवघर में उत्साह भी देखा जाता है। साथ ही साथ झांकी में देखने के लिए देशी नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और झांकी में सम्मिलित होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों से है। झांकियां बनाने में यहाँ पे कलाकार लगे हुए हैं ताकि एक भव्य और सुंदर झांकी लोगों के बीच ला सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट इंटरसेक्शन कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2026 तक IIT ISM धनबाद में किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। आयोजन की थीम स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप खनन और ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीकों तथा स्थायी समाधान को बढ़ावा देना है। IIT कार्यक्रम में IIT ISM 5 MOU भी साइन करेगी, जिसमें BSNL के अलावे कई विदेशों की कंपनियां भी शामिल हैं। कर रहे हैं तो उनका स्पेक्ट्रम यूज करके हमारी तकनीक को यूज करके इंडिजिनस 5G टेक्नोलॉजी देश में माइनिंग के ऊपर में लगाने का काम हम मिलकर करना चाहेंगे। हम लोग उसके लिए एक MOU साइनिंग होगी हमारी, और ये साउथ अफ्रीकन कंपनी माइन मैपिंग, मॉनिटरिंग, प्लानिंग में अच्छा काम करती है। उनके साथ मिलकर हम तकनीक का विकास करेंगे। वो कंपनी के साथ भी हमारी MOU। धनबाद में रास्ते को लेकर वकीलों और स्वास्थ्य कर्मियों में रार जारी है। कोर्ट कैंपस और अस्पताल कैंपस में पत्थरबाजी की घटना हुई, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से खड़ी की गई दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई। बवाल की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम पहुंची और रास्ता विवाद का समाधान निकालने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं और वो उस पर अड़े हुए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। विवाद पर जारी है रार, वकीलों और स्वास्थ्य कर्मियों में संग्राम, एक दूसरे पर पत्थरबाजी का आरोप, रास्ता विवाद सुलझाने में जुटा प्रशासन। धनबाद में वकीलों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच संग्राम जारी है। सदर अस्पताल कैंपस से होकर गुजरने वाले रास्ते का विवाद गुरुवार को उस वक्त उग्र हो गया जब वकीलों पर स्वास्थ्य विभाग की दीवार तोड़ने का आरोप लगा। पत्थरबाजी और दीवार क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। SDM और DSP मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। इस मामले में पहल करते हुए प्रशासन की ओर से 6 फीट रास्ता देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद वकीलों ने अपनी पेन डाउन हड़ताल समाप्त करने पर विचार करने की बात कही है।
एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको रास्ता दिलाया गया। तो जो दीवार की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी, अब उस चीज़ का कोई रेलेवेंस बनता नहीं है। तो जिस रीज़न की वजह से उनकी यह हड़ताल थी, अभी अध्यक्ष महोदय ने ये माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली आगे आकर के उनकी समस्या का समाधान किया है। सिविल सर्जन का कुत्सित चाल है। अधिवक्ता शांतिपूर्ण ढंग से कानून को मानने वाले हैं, कानून का पालन कराने वाले हैं। अधिवक्ता कभी भी पत्थर नहीं चला सकता है। तो नियम से तुरंत अभी बोलेंगे और तोड़ देंगे, वैसा नहीं हो सकता है। और ये स्वास्थ्य विभाग का है, क्या क्या वो लोग नियम बनाए हैं जिसके आधार पर घोषणा किए हैं, बोले उसको हम लोग एक्सटेंशन करा देंगे। वकीलों पर पत्थरबाजी और दीवार तोड़ने का स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया है। छत पर मौजूद वकीलों के शॉट्स के साथ कमरे में फैले ईंट पत्थर और टूटी खिड़की इशारा जरूर कर रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन ये किसने किया, इस पर दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। कार्यालय में काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अस्पताल में अगर बेला बेकुर का माहौल बनता है तो मरीज को इलाज करने में कठिनाई होगी और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चिन्हित करके जो वीडियो फुटेज आया है उसको देखकर चिन्हित करें और उन पर कार्रवाई करें। लेकिन अगर यह कार्रवाई अगर दोबारा किसी ने इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम बाध्य होंगे कि हम अस्पताल सेवा को बंद कर दें। वकील और स्वास्थ्य कर्मी एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने और दीवार तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। वकीलों के बाद हेल्थ कर्मियों ने भी सुरक्षा की मांग करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर स्वास्थ्य सेवा बाधित करने की चेतावनी दी है। लेकिन जिस तरह से यह विवाद गहराता जा रहा है वह कहीं न कहीं चिंता का विषय है और इससे लेकर अब जिला प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि इस विवाद को जितना जल्द हो सके उसे रोकने का प्रयास किया जाए। फिलहाल बार सेशन के अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।